आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तरंग। साउंड चैप्टर चल ही रहा था, हमने बताया था कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। दो तरीके से बताया गया था, एक ऑस्किलेशन दोलन के आधार पर। दोलन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे ना, एक ऑस्किलेशन कब होता है, ऐसे इसने चालू किया और आगे गया फिर पीछे गया फिर अपनी मीन पोजीशन पे आया। मतलब पहले देखिए मीन पोजीशन से चालू करेगा, आगे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए, तो ये एक ऑस्किलेशन होता है। तो ऑस्किलेशन के आधार पे दो तरीके के दोलन सीखे थे। दूसरा, पार्टिकल ऐसे मूव करता था, अपने मीन पोजीशन पे था, ऊपर गया, फिर मीन पे आया, फिर नीचे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया। तब इस तरीके से जब ऑस्किलेशन करता था या इस तरीके से करता था, तो हम लोग क्या कहते थे कि इनको ऑस्किलेशन के आधार पर बांटे। और जब हम लोग ऑस्किलेशन पे बांटते थे, हमने कहा था तरंगे दो प्रकार की होती, कौन कौन सी? एक अनुप्रस्थ तरंग कहा गया था, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी कौन सी कहे थे? अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहे थे। और उसके बाद हमने कहा था कि मीडियम के आधार पे बांटा गया था, एक जिनमें मीडियम की जरूरत पड़ती थी और जिनमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जिनमें मीडियम की जरूरत पड़ती थी उनको हम कौन सी वेव्स कहते थे? मैकेनिकल वेव्स कहते थे। और जिनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती थी उनको कौन सी वेव कहते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमने दोनों तरीके से पढ़ लिया था। हमने आज बताया था कि आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव क्या होती है इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है इनके बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानो सबसे पहले कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव इसको कहते हैं, कौन सी वेव कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी तरंग होती है? जब क्या हो कि द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, जब माध्यम के कण तरंग संचरण, तरंग प्रोपेगेट होती ना, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, जिस दिशा में तरंग जाएगी उसके क्या करेंगे? लंबवत क्या करते हैं? पार्टिकल क्या करते हैं? ऑस्किलेट करते हैं। मैंने बताया था ना, एक रस्सी को जब खींचते हैं और उसको ऐसे हिलाते हैं तो ये एनर्जी ऐसे जाती, एनर्जी ये जा रही होती, तरंग ऐसे जाती और पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो उनका ऑस्किलेशन कैसे? तरंग की डायरेक्शन ये होती है, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो ऑस्किलेशन कैसा है? तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है, दिशा के लंबवत हो तो कौन सी वेव कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। कौन सी तरंग कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। आप लोग लिख लेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी होती है? बोलो। पार्टिकल ऑस्किलेशन, पार्टिकल जो कण के ऑस्किलेशन होते हैं, दोलन होते हैं, इनकी डायरेक्शन कैसी होती? परपेंडिकुलर होती। इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होती है? वही जो तरंग संचरण की दिशा के ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ किसकी? प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना। टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या लिख दिया मैंने? प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। वेव संचरण की दिशा के लंबवत होती ये, या प्रोपेगेशन ऑफ वेव लिख लो, या ऐसे लिख लो यार, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ऐसे कैसे भी लिखेंगे सही है। वेव प्रोपेगेशन, तरंग संचरण की दिशा के क्या? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऑस्किलेट करते हैं। क्या ऑस्किलेट करते हैं? पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी होती है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत पार्टिकल ऑस्किलेट करते रहते हैं। जब भी मैं एक रस्सी को हिलाता था, मैंने एक रस्सी बनाई तो कल मैंने दिखाया था कैसे तरंग करते थे, तो ऐसे ऐसे बनता, लगातार करते जाते तो एनर्जी ऐसे पहुंचती। तो उस समय रस्सी कैसे हो चुकी होती है? ऐसे हो चुकी होती, सबको पता है ना। ये मेन पोजीशन था, सबसे पहले रस्सी इस डाट में थी, ऐसे ये ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? ये देखिए, कुछ भाग यहाँ पार्टिकल रस्सी उठती है, यही कुछ समय बाद क्या होगा? ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनती हैं। देखो, पहले ऐसे बनता है, फिर कैसे बनती हैं? ऐसे बनती हैं, फिर हो सकता है अगली बार और ऐसे बन जाएं,
तो ये इस तरीके से क्या लगातार ये ऑस्किलेट करते रहते हैं, ठीक है, ऑस्किलेशन होता रहता है। लेकिन तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। इनमें हम क्या देखते हैं, जो इनका शीर्ष भाग होता है, यहाँ देखो यहाँ तक, यहाँ मैक्स डिस्टेंस एक कण चालू करेगा तो केवल इतने ही पार्टिकल के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ ये इतनी अपनी मीन, ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति। ये इतना अगर ऊपर गया है, ये अगर x हो तो इतने नीचे जाएगा हर बार। तो x ऊपर नीचे पार्टिकल जा रहा, वेव ऐसे जा रही। तो डायरेक्शन ऑफ वेव कैसी है, डायरेक्शन ऑफ वेव, तरंग संचरण की दिशा ये हो गई, कौन सी हो गई, ये देखो। और पार्टिकल का ऑस्किलेशन कैसे है, ये ऊपर नीचे। तो ये देखिए ये लंबवत कर रहे हैं, डायरेक्शन ऐसी है। ये देखिए यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल है तो ये भी हमेशा ऊपर नीचे करेगा, तो हर पार्टिकल अपने ऊपर नीचे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे मैक्सिमम ये पार्टिकल सबसे ऊपर जा रहा है, तो ये सबसे नीचे भी अपने मैक्सिमम तक की जाएगा अगली बार जब रस्सी ऐसे बनेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये अपनी मैक्सिमम स्थिति पे होता है, यहाँ भी सबसे मैक्सिमम पे गया, यहाँ भी मैक्सिमम नीचे गया, ये मैक्सिमम नीचे जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम ऊपर जाता है। तो जो अपनी मैक्सिमम स्थिति को प्राप्त करेगा इसको क्या कहेंगे, जो मैक्सिमम नीचे जाएगा इसको क्या कहेंगे। तो जो सबसे ऊपर जाता है इनको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, और जब नीचे पहुँचे तो इसको ट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त। ये गर्त कहलाएगा, और इसको सरंग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सरंग। तो इसका मतलब कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनमें क्या बनता है, क्रस्ट बनते हैं, ट्रो बनते हैं। एक क्रस्ट ये बना और एक क्रस्ट ये बना। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। वैसे वेवलेंथ क्या कि वो एक ऑस्किलेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। देखो ऐसे चालू किया तो अपनी मीन पोजीशन को प्राप्त करने के लिए देखिए एक क्रस्ट से क्रस्ट तक या एक ट्रो से ट्रो तक, वो उसकी वेवलेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितनी होगी, क्रस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट है ना, दोनों क्रस्ट के बीच की दूरी या दोनों ट्रो के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, अब ये एक्सप्लेन करेंगे जब भी टॉपिक आएगा, लेकिन केवल हम लोग एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। और हमको पता है हम अगर बोलना चालू करते हैं, यहाँ पे दूसरी एनर्जी देते वो अलग। इसमें एक पार्टिकल जब भी ऑस्किलेट करेगा तो इसका हमने कहा एक टाइम पीरियड का, ये देखिए पहले ऊपर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तब इसका एक ऑस्किलेशन होगा। ऑस्किलेशन मतलब दोलन। तो दोलन आप लोगों को समझ में आ गया। दोलन या कंपन, कंपन कब पूरा होगा, जब माध्यम का कण क्या करेगा, अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे एक पूरा चक्कर लगा चुका होगा। तो हम कहेंगे वो एक बार वाइब्रेट हो चुका है। अगला वाला भी ऐसे करेगा, हर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं और एनर्जी ऐसे जाती है। वेव क्या होती है, वही ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, उसका जो पैटर्न होता है वही क्या कहलाती है, वेव कहलाती है। वेव एक प्रकार की क्या है कि एनर्जी कैसे प्रोपेगेट होती है उसको दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग लिख ही चुके हैं ना। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ये यहाँ पे देखिए किस में बनती है, ये क्या है, एक इस देखिए स्ट्रिंग में बनती है, रोप किस में बनती हैं, रोप किस में बनती हैं, रोप वाटर में भी बनती हैं, वेव्स इन वाटर, वाटर के सरफेस पे ही बनती हैं, हमेशा याद रखना। अंदर जो बनती हैं हलचल होती है वो लॉन्गिट्यूडनल बनती है, हम समझाएंगे कैसे। और उसके जो सरफेस पे बनती हैं वो कौन सी होती हैं, यही ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन रोप या और स्ट्रिंग है ना, रस्सी, इनमें जो भी होती हैं ये क्या होती हैं, एक रस्सी था मैंने हिलाया है, तो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक। इनके ऑस्किलेशन क्या होते हैं, तरंग संचरण की लंबवत दिशा में होते हैं। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, जो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे इनको याद कर लेंगे। क्रस्ट क्या होते हैं, वेव लेंथ क्या होती है, जब भी कोई एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक की जो ये डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती, ठीक है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक की या एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी, उसकी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाती है। और वेवलेंथ को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, लैम्डा से। लैम्डा को दिखाते इससे हैं। क्रस्ट क्या होता है, ट्रो क्या होता है, ये भी आप लोग जान चुके हैं। इनका जो अब देखना, इनका जो मैक्सिमम विस्थापन होता है ये अपनी इस मैक्सिमम स्थिति में इधर जा रहा है, नीचे भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम नीचे गया, तो ये अपनी जितनी भी मैक्सिमम दूरी को जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड एक तरीके से मैं समझाए दे रहा हूँ, बाद में लिखाना रह जाए। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि वो जो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस को प्राप्त करता है, पार्टिकल चालू किया वेव करना, तो ये अपनी मीन से चला, अब ये जितने भी मैक्सिमम ऊपर तक की जाएगा
कहलाएगा, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो देखो सब में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसकी मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे दिखाते हैं, ए से, ठीक है। और सबको पता है कि एम्पलीट्यूड किस पर निर्भर करेगा। अगर मैंने एनर्जी बढ़ा दी, मैं धीरे हिला रहा था तो पार्टिकल कम जा रहा था, मैंने और तेज किया तो ये और ऊपर नीचे जाने लगेगा। तो मैंने क्या दी, उसको एनर्जी दी, और वो एनर्जी आगे बढ़ती जाती। तो मैं जब भी वेव क्या एनर्जी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, उसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड मैं ऐसे भी कह दूं कि एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब ही क्या है कि उसकी जो है क्या एनर्जी बढ़ रही, ठीक है। जैसे मैंने बोलना चालू किया, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इसमें ऑस्किलेशन ये वाला होगा, ये अनुदैर्घ्य बनता है लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन ऐसे वायर इसने इसको अगले को हिट किया, अगला अगले हिट किया, अगला अगले हिट किया, और हिट करते हुए वो हमारे कान तक की पहुंचते, कान के पास के पार्टिकल भी हिट होते और वो अंदर डायफ्राम पे टकराते हैं। वो उसको जो कान के टूल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजते हैं, और जो नर्व्स होती है वो हमको ब्रेन तक पहुंचाती है और हमको सुनाई देता है। लेकिन बीच में क्या होता है, क्या कोई भी पार्टिकल अपनी उस पोजीशन से, ये पार्टिकल यहाँ से वहाँ तक की गया, नहीं गया, लेकिन साउंड तो ट्रेवल होके गई। तो साउंड ट्रेवल होके जाती है, लेकिन वो पार्टिकल अपनी ही पोजीशन में रहते, मीन पोजीशन की इधर उधर ही हिट करते हैं, लेकिन वो पार्टिकल हमारे कान तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब बीच के अगर पार्टिकल ना होते तो हमारे कान तक ना पहुंचता। तो इसीलिए चंद्रमा वगैरह पे क्या होता है, वहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं होते हैं। क्यों, मैंने उस दिन बताया था ना कि एयर वगैरह कोई गैस, तो वहां पे अगर कोई भी पार्टिकल नहीं होते तो किसी को हिट भी नहीं करते हैं। तो वहां पे चंद्रमा पे अगर दो व्यक्ति खड़े हैं, बीच में कोई बोलेगा तो उसको अगले वाले को सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ऑस्किलेशन होने के लिए कुछ है ही नहीं। इसका मतलब साउंड हमको कब सुनाई देगी, दो कंडीशन है, क्या होना चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए, ऑस्किलेशन उसका होना चाहिए, और वो तभी चलेगी और हमको सुनाई देगा। अच्छा, ऑस्किलेशन किसका होता है, सबको पता है, पार्टिकल है तो पार्टिकल का अपना मास होगा, और इलास्टिसिटी भी होती है। दो कंडीशन, इलास्टिसिटी क्या, इलास्टिसिटी मैंने बताया था क्या होता है कि इलास्टिसिटी एक ऐसा गुण है जिसमें पदार्थ अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहता है और आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पे पार्टिकल को तुमने हिट किया, एनर्जी दी, वो अपनी मीन पोजीशन से आगे गया, लेकिन इलास्टिसिटी के कारण फिर वापस आ गया, आगे गया फिर आया। तो ये इलास्टिसिटी के कारण अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते और बढ़ते रहते। इनमें क्या, इसको मैं खींचूंगा अपनी मीन पोजीशन, और ये उस खींचने का विरोध करता है, इसके लिए अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है, मैंने बताया था। तो ये क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी के कारण होता है। और सबको पता है इलास्टिसिटी किस में ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। तो इलास्टिसिटी सबसे कम किस में होगी, गैसों में होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, और अलग अलग मेटल में अलग अलग होती है। तो साउंड की जो स्पीड है वो अलग अलग सब पे डिपेंड करेगी। और हम नॉर्मली जो एयर में, ड्राई एयर होती है, उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो ली जाती है वो 346 मीटर पर सेकेंड होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे होता है वहाँ पे 331 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये लोग हम लोग पढ़ लेंगे आगे, और फिर अलग अलग देखेंगे कि साउंड ट्रेवल किस में कर लेता है, सॉलिड में भी चल लेता है, लिक्विड में चल लेता है, गैसों में भी चलता है। सबको पता है कि जहाँ मोड़दार क्या होते थे, रास्ते होते थे ऐसे, वहाँ पे ट्रेन वगैरह जंगल से लोग आते थे तो क्या करते थे, कान लगाते थे पटरियों, और उनको मीडियम में भी तो सुनाई देना चाहिए था, लेकिन मीडियम में आवाज़ कम स्पीड से आती है तो बाद में सुनाई देता है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेन होती थी और पटरियों में खटखट की आवाज़ आती रहती थी, अंदर कान लगाते थे तो झंझनाहट की आवाज़ उनको सुनाई देती थी। तो क्या मतलब इससे जाहिर होता है कि पटरी तो ठोस है, लोहे की बनी हुई, तो उसमें वो जो वेव है वो पहले आ चुकी है, और जो मीडियम में आई है वो बाद में आई है। तो इस किस पे डिपेंड किया होगा, तो यहाँ हमको एक बात याद रखना होगा, मैं इसलिए रिपीट किए दे रहा हूँ कि आगे आए तो चीज़ें समझ में आए, कि अगर लोहा है, सॉलिड है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, मीडियम क्या है, गैस है एयर, उसकी इलास्टिसिटी क्या कम होती है। तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, उसकी स्पीड ऑफ जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ध्वनि की चाल इलास्टिसिटी बढ़ने के कारण क्या होती, बढ़ जाती। तो जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करे। अच्छा, होता क्या है, क्योंकि वहाँ के भी पार्टिकल तो हिट करते हैं, लेकिन वो अपनी मीन पोजीशन पे तुरंत आते, उसने अगले किया, और वो चूँकि जितना ज़्यादा होते, बहुत ज़्यादा पार्टिकल एक साथ हिट करते तो बहुत तेज़ी से बढ़ती। तो इसलिए इलास्टिसिटी के कारण क्या होती, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। इसी कारण सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ध्वनि की, और लिक्विड में उससे कम होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैसों में। तो आप लोग याद रखनेगा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर
गैस में। तो गैस में सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, द्रवों में उससे कम होती, गैसों में सबसे कम होती। अलग अलग गैसों में अलग अलग निर्भर करेगा, अलग अलग सॉलिड जो मेटल होंगे उनमें अलग डिपेंड करेगा, लकड़ी पर अलग डिपेंड करेगा, रबर पे अलग डिपेंड करेगा, लिक्विड भी अलग अलग लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा लिक्विड रेयर है मतलब सघन है, कौन सा विरल है, उनके माध्यमों पर भी डिपेंड करेगा, और गैसों पे भी डिपेंड करेगा, कौन से गैस कितनी डेंस है, कितनी रेयर है ना, उनके भी मीडियम पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन में स्पीड अलग होगी, नाइट्रोजन में अलग होगी। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा कि किन में कैसे कैसे होता है, इनको मैं लिखा दिया जाऊंगा बुक में, आपको लिखा हुआ थोड़ी सी चीज़ें आप सरसरी नज़र से डालते रहेंगे तो वो भी समझ में आता रहेगा। तो एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक बात आती है टाइम पीरियड की, ये सब केवल बाद में लिखाना रह जाए। टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल। तो टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड मतलब कि वो एक ऑस्किलेशन में जितना समय लेता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ये यहाँ मीन पे था, ऊपर गया, मीन पे आया, नीचे गया, फिर मीन पे आया, इसमें वो जितना भी समय लेगा, एक ऑस्किलेशन में जितना भी समय लेता है वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। हमने कहा एक ऑस्किलेशन में वो 1 सेकेंड ले रहा है तो उसका टाइम पीरियड 1, लेकिन हो सकता है कि वो मैंने कहा 1 उतने में उसने 10 बार ऑस्किलेट कर दिया अपनी मीन पोजीशन से, तो उसका समय कितना लगा? 1/10 लगा। ठीक है, बहुत कम लगा। तो लेकिन तो ऑस्किलेशन क्या होता? फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एक शब्द आता है फ्रीक्वेंसी का आता है। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं। हिंदी में क्या शब्द है? आवृत्ति। अच्छा, आवृत्ति से स्पष्ट है, आवृत्ति मतलब रिपीट होना, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, क्या रिपीट होता है? पार्टिकल मूव करना, हिट करना चालू किए, वाइब्रेट हुए, तो कितनी बार वाइब्रेट हुए? ऑस्किलेशन होना ना, उसका ऑस्किलेट हुए, दोलन हुआ, तो उनका दोलन का जो रिपीट होना वो कितनी बार हुआ, वो उनके जो नंबर हैं उन नंबर को हम काउंट करते हैं और उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैंने कहा 1 और उसने एक बार में 10 बार ऑस्किलेशन किया तो हम कहेंगे यहाँ पे इसका आवृत्ति कितनी है, इस माध्यम में इस तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। ठीक है, ये बात समझ में आती। फिर इसमें यह डिपेंड करता है कि मीडियम बदलने पर भी उसकी जो है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। मान लीजिए आपने बोलना चालू किया, एक मीडियम एयर था, इसमें एक पार्टिकल हिट करता अगले को, अगला ऐसे, अगला भी उतने जितना, ये अगर 10 बार कर रहा है तो अगला भी 10 बार करेगा, अगला भी 10 बार करेगा। तो ऐसा क्या होता है कि हम अगर पास में खड़े तो हमको तेज सुनाई देता है, दूर चले जाते हैं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि सुनना बंद होता है। तो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। मैंने एनर्जी दिया तो इस समय एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ट्रेवल करते करते कम होगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी होता है तो यहाँ पर ज़्यादा तेज ऑस्किलेट हुआ। मैं ज़्यादा तेज़ी से बोलूँगा तो यहाँ पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से ऑस्किलेट करेंगे। तो अगर इसने 10 बार किया, मैंने कहा 10 बार, तो सबको 10 बार करेंगे। लेकिन इसने जब पहले को 10 बार किया तो पहला जो है अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा गया, इतना चला गया, फिर आया, फिर पीछे इतना गया। लेकिन अगला वाला इससे कम गया, लेकिन पहले भी 1 सेकेंड में अगर 10 बार करते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, तो अगला भी 1 सेकेंड में 10 बार करेगा। लेकिन हो सकता है जो उसका एम्पलीट्यूड है, विस्थापन है, आयाम, वो कम हो गया, अगले वाले का और कम हो गया। और जब बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे और कम हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में एकदम जहाँ बहुत कम सुनाई देता है, फुसफुसाहट के बराबर, वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा होता है। और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे एनर्जी जाते जाते लॉस हो चुकी, खत्म हो चुकी होती, वहाँ पे ऑस्किलेट ही नहीं करता तो हमको नहीं सुनाई देता है। और हम उसके ऑस्किलेशन के उस क्षेत्र में आते हैं तो हमको वहाँ पे सुनाई देता है। बात समझ पाए? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। तो लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी बदली? नहीं बदली, मीडियम बदल गया। हमने कहा, मैंने बोला आपको जल के अंदर भी सुनाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे भी उसकी फ्रीक्वेंसी वो अगर 10 बार कर रहा है तो 10 बार ही करेगा। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में आगे पूछा जाता है कि क्या माध्यम बदलने पर उसकी आवृत्ति बदलती है कि नहीं वेव की। तो याद रखना कि तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेव की जो फ्रीक्वेंसी है मीडियम बदलने पर नहीं बदलती, वो उतनी ही रहती है। एम्पलीट्यूड बदल जाता है, ये विस्थापन बदल गया, ये बदल गया, ऑस्किलेशन में उसका एम्पलीट्यूड बदलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो फ्रीक्वेंसी समझ पा गए आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे कि लाउडनेस क्या होती है, उसकी पिच क्या होती है, पिच किस पर डिपेंड करती है ना, लाउडनेस क्या होती है, इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इसका थोड़ा सा लिख लिया जाए, प्रोपेगेशन ये लिख लिए ना। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर सबके बारे में थोड़ा सा समझते रहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को लिख लें ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, याद रखना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। कौन सी? सब ऑस्किलेशन के आधार पे हम लोग बांट रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूड वेव्स है ना। अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं इनको। कौन सी तरंग कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती हैं? जिनमें क्या होते हैं? माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। देखो मैंने बोला, ये देखिए ऐसे जा रहे, वेव भी ऐसे जा रही और पार्टिकल भी ऐसे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? माध्यम के कण, माध्यम अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग क्या होता है? संचरण है ना, की दिशा में, की दिशा में ही कंपन या दोलन करते हैं ना, करते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी? ध्वनि हो गई ना, साउंड हो गया, ये याद होने चाहिए। एग्जाम्पल वगैरह तो थोड़े बहुत आने ही चाहिए। एक हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? साउंड है ना, ध्वनि जो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्प्रिंग में हो गया। किस में हो गया? स्प्रिंग में। ऐसे स्प्रिंग को खींचते हो, पार्टिकल आगे पीछे, देखो वेव भी जाती है और पार्टिकल भी जाती है। इनमें क्या बनता है? इनमें संपीड़न विरलन बनता है। इनको थोड़ा सा हम सीखते हैं, माध्यम में कैसे बनते हैं ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ी सी आनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग में जब भी कोई वेव बनती है, ये स्प्रिंग थी पहले नॉर्मल पोजीशन पे, ये अब मैंने यहाँ से इसको पुश किया, खींचा, खींच के छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होता है? ये आगे पीछे आना चालू होगा। तो अगली बार हम क्या देखते हैं? कहीं कहीं पे स्प्रिंग बहुत ज़्यादा दब गई और कहीं कहीं दूरी पे आ गई। फिर अगली बार क्या देखते हैं? फिर अगली बार ऐसे हो गया और ये यहाँ तक ही पहुँचता है। तो हमको यहाँ पे क्या नज़र आता है? देखो, ये देखिए जहाँ पे पास में आ गया है, तो पास में आने का मतलब क्या? स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, तो जहाँ पे पास में आती है इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जहाँ दूर हो गई तो रेयर हो गया है, तो इसको हम कहते हैं रेयर फैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर फैक्शन। तो इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि कंप्रेशन बनता है, कंप्रेशन मतलब संपीड़न हुआ है, इनका संपीड़न होते हैं, और क्या होते हैं? विरलन होते हैं। तो चूँकि यहाँ भी ये वेव ऐसे खींच के ऐसे भेजी गई, तो वेव की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन है ना, वेव प्रोपेगेशन लिख लो यार। तरंग संचरण की दिशा, तरंग की दिशा, वेव प्रोपेगेशन, तरंग संचरण की दिशा ऐसे है। और पार्टिकल भी देखिए आगे पीछे इसको खींचा और ये भी ऐसे ऐसे हिट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या बनता है? कंप्रेशन बनता है, विरलन बनता है। जहाँ माध्यम के कण पास पास में आ जाएंगे वहाँ क्या होगा? कंप्रेशन बनेगा, संपीड़न बनेगा। जहाँ पे दूर होंगे वहाँ पे क्या बनेंगे? विरलन बनेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी यही हम ट्यूनिंग फोर्स से कराते हैं, स्वरित्र से कराते हैं। तब क्या होता है? एक स्वरित्र ऐसा होता है, मैंने उसको हिट किया तो पहली बार स्वरित्र क्या होता है? ऐसे दूर भागता है। मान लीजिए पहले कैसे था? पहले ये ऐसे स्वरित्र था और जब मैंने हिट किया तो ये ऐसे हो गया, ऐसे। तो जब बाहर जाएगा तो क्या करेगा? क्योंकि माध्यम के पास के कण होंगे, उन कणों को जब ये हिट करेगा तो पास वाले कण क्या होंगे? देखिए मैंने बोला, तो पास वाले कण अगले को हिट करेगा तो पास वाले कण दबते हैं हवा के, तो ये पास वाले कण क्या होते हैं? पास में आ जाते हैं। ये देखिए, ये पास में आ गए, ये पास में आ गए। और अगली बार जब ये स्प्रिंग जब मारोगे उसके बाद ये ऐसे अंदर बाहर होगी ना, तो अगली बार क्या होगा? अगली बार ये पहले बाहर गई थी, अगली बार कहाँ आ जाएगी? अंदर चली जाएगी। स्प्रिंग ऐसे ही थी, ये स्वरित्र ऐसे ही था टर्निंग फोर्क, और ये अगली बार अंदर जब दबेगी, तब जब ये अंदर की ओर आएगी तो वो एयर में जो दबाव था वो खत्म होगा। तो इसका मतलब कण इस बार इनको थोड़ी सी अंदर जाने की जगह मिल जाएगी। तो पहले एकदम दूर थे, देखिए पहले मान लीजिए ऐसे थी, पहले जब ये सीधे रखा हुआ था, मान लीजिए पहले रखा होता, रखा वाला मैं इधर बना दूं, मैंने नहीं बना, मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे स्वरित्र देख लेना उसमें, है ना। तो उस समय ये माध्यम के कण अपनी सामान्य अवस्था में थे ऐसे। जब ये बाहर किया तो इसने इसको हिट किया, ये पास में आ गए, और अगली बार जब ये अंदर की ओर गए तो इनको थोड़ी सी और जगह फैलने मिली, तो ये जो पहले जिस अवस्था में थे उससे भी दूर हो गए। तो देखो इसमें दूर भी हो गए, पास में आ रहे हैं, और सामान्य अवस्था में थे। तो मैं अगर तीनों को बनाऊं, पटकने के बाद में रख दूं, तो ऐसा होता है, पहले जिस अवस्था में थे उससे दबेंगे, फिर सामान्य अवस्था में आएंगे जब अंदर जाएगा, फिर दबेंगे। तो ये देखिए, तो इसमें क्या बन रहा है? जब पास में जाते हैं, जब दूर होंगे, ये दूर है यहाँ पे,
जहाँ पे पास में आ गए, तो जब पास में आए तो कंप्रेस हुए, तो यहाँ पे कंप्रेशन बना, यहाँ पे विरलन बना, मतलब रेयरफैक्शन बना, यहाँ पे फिर कंप्रेशन बना। तो क्या इसमें भी संपीड़न और विरलन ऐसे बनते हैं जब हम दोनों सामने बोलते हैं ना, तो ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क में होता है। इसमें ये इसके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल में भी याद रखना है, इसमें क्या संपीड़न और विरलन बनते, उसमें क्या बनते थे, क्रेस्ट और ट्रो, गर्त और श्रृंग बनते थे। तो ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कौन सी वेव हो गई, बोलो, ट्रांसवर्स वेव हो गई, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने बात कर लिया, टाइम पीरियड की बात कर लिया, ऑस्किलेशन की बात कर लिए हैं, वेव लेंथ क्या होती है ये भी हम लोग जान चुके हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है ये भी जान चुके हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब उसको ज़्यादा डिस्प्लेस होगा तो साउंड ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगी। तो इसका मतलब साउंड की जो लाउडनेस हो भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर, बढ़ाते जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हमने कहा था कोई तेज़ बोल रहा है तो क्या उसकी जो है क्या एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है। एक बात और याद करेंगे कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, वो कान की सुग्राह्यता पे डिपेंड करता है, कि कान के ऊपर डिपेंड करता है, कान कितना सुनता है वो उसकी लाउडनेस होती है, ठीक है। उस ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, आगे हम लोग सीखेंगे ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, तारत्व क्या होता है, और गुण क्या होता है। गुण को क्वालिटी कहेंगे और तारत्व को क्या कहेंगे, तारत्व को हम लोग पिच कहेंगे, क्या कहेंगे, पिच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।